नमस्कार दोस्तों, आप बीती चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सच्ची कहानियों पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां, जिनसे आपका दिल दहल उठेगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव से जुड़ी है। इस गांव में फैली हुई है एक चुड़ैल की दहशत जो सालों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी यकीन करने लगेंगे कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि हकीकत में बदल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, चुड़ैल का भूत। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव अमरौली की है। गांव के लोग आज भी जब उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत दिखाई देती है। वहां के बुजुर्गों का कहना है कि उस पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना इंसान के बस में नहीं। लोग इसे बस एक पुरानी लोक कथा मानकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन जिसने भी इस चेतावनी को नजरअंदाज किया वह कभी वापस नहीं लौटा, या फिर लौटने के बाद कभी वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था। गांव में एक कहानी बहुत मशहूर थी, चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कि यह चुड़ैल रात के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाकर राहगीरों को अपना शिकार बनाती थी। जो भी इस रास्ते से गुजरता वह उसकी नजरों से बच नहीं पाता। पर आज की पीढ़ी इसे एक पुरानी अफवाह मानकर हंसी में टाल देती थी। यह सब तब शुरू हुआ जब गांव की ही एक लड़की सुमन ने इस कहानी को झूठ समझकर चुनौती दी। सुमन गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और अपने आत्मविश्वास और साहस के लिए जानी जाती थी। उसे यह सब कहानियां पुराने जमाने की दकियानूसी बातें लगती थीं। उसके लिए यह चुड़ैल की बात सिर्फ लोगों की बनाई हुई एक कहानी थी जिसे डराने के लिए गढ़ा गया था। एक दिन गांव के चौराहे पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए आपस में चुड़ैल की पुरानी कहानियां सुना रहे थे। सुमन जब वहां से गुजरी तो उसने उनकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज की दुनिया में ऐसे अंधविश्वासों का कोई मतलब नहीं। मैं उस रास्ते से रात में अकेले जाऊंगी और कुछ नहीं होगा। सभी बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटी, यह तुम्हारी गलती होगी। उस रास्ते पर मत जाना, खासकर रात के समय। वहां जो है वह तुम्हारे सोचने से भी परे है। पर सुमन ने उनकी एक न सुनी। उसने तय कर लिया कि वह उस रात उसी रास्ते से गुजरेगी और सबको साबित कर देगी कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। उस दिन गांव में हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। सुमन शाम होते ही घर से निकली और उसी कुख्यात रास्ते की ओर चल पड़ी। यह रास्ता गांव के बाहर जंगल के किनारे से होकर जाता था, जहां वह पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले शापित मानते थे। जैसे जैसे सुमन उस पेड़ के करीब पहुंची, हवा और ठंडी होती गई और आसमान में बादल और घने हो गए। पेड़ के पास पहुंचकर सुमन को अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, जैसे किसी की आंखें उस पर गड़ी हों। लेकिन उसने इसे अपने मन का भ्रम मानकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ती रही। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ की डालियां अजीब ढंग से हिलने लगीं। सुमन ने महसूस किया कि चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई है, जैसे जंगल की सारी आवाजें अचानक थम गई हों। अब उसके कदम थोड़े धीमे पड़ने लगे और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वह पेड़ के बिल्कुल करीब पहुंची, उसे एक औरत का हल्का सा आभास हुआ। वह पेड़ के पास खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहराते हुए नीचे गिर रहे थे। पहले सुमन ने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने फिर से ध्यान से देखा तो वह औरत अब उसकी तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुमन के पांव वहीं जम से गए। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह औरत कौन है और कहां से आई है। अचानक उस औरत ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें सुमन पर गड़ा दी और एक भयानक चीख के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। सुमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ पड़ी, पर ऐसा लगा जैसे उसके पैर बंध गए हों। हर कदम भारी होता जा रहा था। पीछे से चीख की आवाज और तेज होती जा रही थी। सुमन किसी तरह गांव के किनारे तक पहुंची, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में गहरी दहशत थी।
गांव वालों ने जब उसे इस हाल में देखा तो तुरंत समझ गए कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखना नहीं चाहिए था। बुजुर्गों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। रात भर सुमन बुखार में तपती रही और बार बार चीख कर कहती, वह आ रही है, मुझे ले जाएगी। किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि सुमन अपने कमरे में नहीं है तो सबके होश उड़ गए। सुमन कभी वापस नहीं आई। सुमन के अचानक गायब हो जाने से पूरे गांव में खलबली मच गई थी। सभी लोग डर और चिंता में डूबे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह सब उसी चुड़ैल का काम है जिसकी चेतावनी उन्होंने पहले ही दी थी, मगर गांव के कुछ युवक अब भी इसे पुरानी बातों का ढकोसला मान रहे थे। उनमें से एक रमेश, जिसे गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था, ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रमेश ने अपने 4 दोस्तों के साथ जंगल में उस पीपल के पेड़ की ओर जाने का फैसला किया जहां सुमन आखिरी बार देखी गई थी। गांव के बाकी लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रमेश और उसके दोस्त नहीं माने। उन्हें यकीन था कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती और सुमन का गायब होना किसी इंसानी साजिश का नतीजा है। रात का वक्त था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। 5 दोस्त मशालें लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वहां की हवा एकदम भारी लगने लगी। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पेड़ की शाखाएं हवा के झोंके से अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपा हुआ हो। तभी रमेश की नजर उस पेड़ के नीचे कुछ सफेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति पर पड़ी। ये वही जगह थी जहां सुमन आखिरी बार देखी गई थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने दोस्तों से कहा, डरो मत, ये बस एक भ्रम है। लेकिन जैसे ही वे उस आकृति के पास पहुंचे, आकृति हिलने लगी। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ने लगी और वह धीरे धीरे उन पर हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सभी के शरीर में कंपी दौड़ गई। रमेश ने मशाल की रोशनी उस पर डाली, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा भयानक रूप से विकृत था। रमेश के दोस्त मोहन ने डर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने की कोशिश की, उस चुड़ैल ने अपनी लंबी नाखूनों वाली हाथें उसकी ओर बढ़ाई और उसे पकड़ लिया। मोहन चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। मोहन की चीखें सुनकर बाकी दोस्त घबरा गए। वे उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन चुड़ैल की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मोहन उनके हाथों से छूटकर गायब हो गया। चुड़ैल ने उसे पेड़ के पीछे खींच लिया और फिर वहां घना अंधकार छा गया। अब वहां सिर्फ खून के धब्बे और मोहन की चीखें थीं, जो धीरे धीरे शांत हो गईं। रमेश और बाकी दोस्त डर के मारे बेतहाशा भागने लगे। वे समझ चुके थे कि इस जंगल में कुछ बहुत भयानक है। उनकी सांसें फूल रही थीं और पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। चारों ओर बस अंधेरा और मौत का सन्नाटा था। जैसे ही वे गांव की तरफ दौड़ रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है। वह चुड़ैल अब उनके पीछे थी और उसकी डरावनी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनते ही उनके पांव कांपने लगे और वे और तेज भागने लगे। लेकिन चुड़ैल की रफ्तार इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा थी। उसने रमेश के दूसरे दोस्त विजय को भी पकड़ लिया। इस बार रमेश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ अपनी आंखों के सामने विजय को चुड़ैल के हाथों मौत के घाट उतरते हुए देख सका। जब बचे हुए 3 दोस्त किसी तरह गांव में वापस पहुंचे तो उनकी हालत खराब थी। वे पसीने में डूबे हुए थे और लगातार कांप रहे थे। गांव वालों ने जब यह देखा तो तुरंत बुजुर्गों को बुलाया। बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। वह चुड़ैल अब तुम लोगों के पीछे है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह गांव खत्म हो जाएगा। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, वह कौन है? वह चुड़ैल कौन है? बुजुर्गों ने गहरी सांस ली और बोले, यह कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चंपा था। वह बेहद खूबसूरत और नेकदिल थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। गांव के जमींदार के बेटे ने उससे प्यार का नाटक किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
चंपा की आत्मा आज भी उस पेड़ के नीचे भटक रही है और वह किसी को चैन से जीने नहीं देती। अब गांव के लोग और रमेश के बचे हुए दोस्त समझ चुके थे कि इस समस्या का हल केवल चुड़ैल को शांत करने में है। उन्होंने गांव के सबसे पुराने मंदिर में पूजा का आयोजन किया ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या वाकई यह चुड़ैल की समस्या का अंत होगा या फिर गांव वालों को एक और खौफनाक रात का सामना करना पड़ेगा? रमेश और उसके बचे हुए दो दोस्त अरुण और शिव मंदिर में पहुंचे। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने उन पर पानी छिड़का और उन्हें बैठने का इशारा किया। मंदिर के पुजारी पंडित शिवदत्त, जिन्होंने कई वर्षों तक गांव की देखभाल की थी, ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। पंडित जी ने पूछा, तुमने जो कुछ भी देखा है उसे विस्तार से बताओ। हमें यह जानना होगा कि उस आत्मा को शांत कैसे किया जा सकता है। रमेश ने कांपते हुए अपनी पूरी बात बताई, कैसे चुड़ैल ने उनके दोस्तों को मारा और कैसे वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, यह आसान नहीं होगा। जिस आत्मा की बात हो रही है वह वर्षों से इस गांव पर भारी है। यह चुड़ैल सिर्फ एक बदले की आग में नहीं जल रही, इसके पीछे कुछ और भी गहरा राज है। अरुण ने डरते हुए पूछा, तो फिर हम क्या करें? अगर वह हमें भी मार डाले तो? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, हमें उसके अतीत को खंगालना होगा। उसकी आत्मा को शांत करने का केवल एक ही तरीका है, उससे संबंधित सारी कड़वी सच्चाई को सामने लाना और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना। गांव के पुराने रिकॉर्ड और कहानियों में पंडित जी ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली। यह पुस्तक वर्षों पुरानी थी, जिसमें गांव की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और पौराणिक कथाओं का वर्णन था। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर लिखावट धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसमें लिखी कहानियां अब भी स्पष्ट थीं। उन्होंने एक पन्ना खोला और चंपा की कहानी पढ़नी शुरू की। चंपा की हत्या के पीछे जमींदार के बेटे की क्रूरता का विवरण था। चंपा ने उसे सच्चा प्रेमी मानकर अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जमींदार का बेटा सिर्फ उसकी सुंदरता का भूखा था। एक दिन उसने चंपा को गांव के मंदिर में बुलाया और वहां उसके साथ जबरदस्ती की। जब चंपा ने विरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को जंगल में उसी पीपल के पेड़ के पास फेंक दिया। चंपा की आत्मा ने तभी से बदला लेने का प्रण किया। उसके मरने के बाद से ही गांव में रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गईं। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे कुछ अजीबोगरीब महसूस होता। किसी का पीछा करते हुए कदमों की आहट, रात में चीखने की आवाजें और कभी-कभी किसी का अचानक गायब हो जाना। पंडित जी ने बताया, यह आत्मा सिर्फ उस अन्याय का बदला लेना चाहती है जो उसके साथ हुआ, लेकिन समस्या यह है कि इसके पीछे और भी बड़ी शक्ति है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस आत्मा को शांत होने से रोक रखा है। हमें यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। गांव के पुराने जमींदार के बारे में पता करने पर यह मालूम हुआ कि उसकी मृत्यु भी अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कहा जाता है कि वह रात को अपने महल में सो रहा था जब अचानक एक चीख सुनकर वह जाग गया। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उसकी ओर बढ़ रही है। अगले दिन उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी मिली, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी घबराहट और डर की छाप थी। लेकिन जमींदार के बेटे का क्या हुआ? वह अभी भी जिंदा था और अब वह एक बड़े शहर में रहता था। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि उसने गांव छोड़कर भाग जाने का निर्णय इस डर से लिया कि कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। रमेश और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे शहर जाएंगे और जमींदार के बेटे से मिलेंगे। शायद वही इस रहस्य की चाबी हो। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान रखना, उस आत्मा की ताकत सिर्फ यहां नहीं है। जहां भी चंपा का दर्द गया है वहां उसकी आत्मा का असर हो सकता है। रमेश, अरुण और शिव ने अगले दिन गोरखपुर शहर की ओर प्रस्थान किया। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस रहस्य का समाधान खोज कर रहेंगे। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने जमींदार के बेटे विक्रम सिंह का पता लगाया। वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था और शहर के सबसे महंगे इलाकों में रहता था। लेकिन रमेश और उसके दोस्तों को यह मालूम नहीं था कि विक्रम सिंह अपने ही डर
और अपराध बोध में जी रहा था। विक्रम सिंह के घर पहुंचकर तीनों ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पहले तो वह उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कई बार कहने के बावजूद उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अंततः रमेश ने जब उसे चंपा की कहानी का जिक्र किया, तब जाकर उसने उन्हें अंदर बुलाया। विक्रम का चेहरा एकदम सफेद हो गया था, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें यह कहानी किसने बताई? मैंने कभी किसी को यह बात नहीं बताई थी। रमेश ने गंभीरता से कहा, हम जानते हैं कि आप ही इसके पीछे हैं। अगर आप हमें सच्चाई नहीं बताएंगे तो गांव में और भी लोग मारे जाएंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने गलती की थी, चंपा को धोखा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी आत्मा मुझे अब तक सता रही है। मैं हर रात उसकी चीखें सुनता हूं, वह मुझे सोने नहीं देती। मैंने सोचा था कि शहर में आकर मैं इससे बच जाऊंगा, लेकिन यह आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। विक्रम ने बताया कि उसके पिता ने एक तांत्रिक की मदद से चंपा की आत्मा को गांव के पीपल के पेड़ से बांध दिया था, ताकि वह सिर्फ उस इलाके में ही बंधी रहे। तांत्रिक ने उस आत्मा को पूरी तरह मुक्ति नहीं दी, बल्कि उसे बुरी आत्माओं की दुनिया में फंसा दिया। इसका कारण यह था कि जमींदार का परिवार कभी अपने गुनाहों का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन विक्रम को यह समझ में आ गया था कि अब वह आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह विक्रम तक भी पहुंच रही थी। रमेश ने कहा, हमें उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, लेकिन यह कैसे होगा? विक्रम ने कहा, उस तांत्रिक ने जो मंत्र पढ़ा था वह अब भी उस पीपल के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। हमें उस मंत्र को नष्ट करना होगा और उसी स्थान पर जाकर आत्मा से माफी मांगनी होगी। शायद तभी वह शांत होगी। रमेश, अरुण, शिव और विक्रम ने गांव लौटने का निर्णय किया। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, पीपल के पेड़ के पास जाकर उस तांत्रिक के मंत्र को नष्ट करना और आत्मा को मुक्ति दिलाना। लेकिन यह काम आसान नहीं होने वाला था। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि चंपा की आत्मा इस बार और भी शक्तिशाली हो चुकी होगी, और उन्हें यह नहीं पता था कि वह उनके साथ क्या करेगी। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव लौटते वक्त रास्ते में ही उन्हें कई डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अजीब सी परछाइयां उनके आसपास मंडराने लगीं। हर बार उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनके दिलों में भय गहराता जा रहा था, लेकिन अब वह इस रास्ते पर आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। रमेश, अरुण, शिव और विक्रम ने गांव की ओर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते भर विक्रम बहुत घबराया हुआ था। उसकी आंखों में पिछले कई सालों की परेशानियां और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में आत्मा उसे और बाकी लोगों को माफ करेगी? गांव में दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा डरे हुए थे। सुमन के गायब होने के बाद से गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ गई थीं। रात को लोगों के घरों के बाहर अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। छोटे बच्चे रात में अचानक जाग जाते और रोने लगते, और किसी को नहीं पता था कि यह सब क्यों हो रहा है। पंडित शिवदत्त ने गांव के मंदिर में इन चारों का स्वागत किया। उन्होंने तुरंत पूजा शुरू करने का आदेश दिया, ताकि आत्मा से माफी मांगी जा सके और उसे शांत किया जा सके। लेकिन रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। वह जानता था कि यह सिर्फ पूजा करने से हल नहीं होगा। पंडित जी ने कहा, हमें तांत्रिक के मंत्र को नष्ट करना होगा और उसके लिए हमें पीपल के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। लेकिन रात के अंधेरे में यह करना खतरे से खाली नहीं होगा। चुड़ैल की आत्मा अब और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। विक्रम ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें मुक्ति मिलनी है तो हमें यह जोखिम उठाना ही होगा। उस रात गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा गांव भयभीत था और हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। यह वही रात थी जब रमेश, अरुण, शिव और विक्रम को तांत्रिक के मंत्र को नष्ट करने जाना था। सभी चार लोग पीपल के पेड़ के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। पंडित शिवदत्त ने सभी को विशेष ताबीज दिए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे उन्हें आत्माओं के बुरे प्रभाव से बचाएंगे। रात के लगभग 11 बज रहे थे
और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां की भारी खामोशी ने घेर लिया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाई और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हम यहाँ सही काम करने आए हैं। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे तांत्रिक का वह पुराना मंत्र पत्थर की एक तख्ती के नीचे दबा हुआ था। पंडित जी ने उन्हें बताया था कि इसे नष्ट करने का एकमात्र तरीका था कि इसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और फिर उसकी राख को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। जैसे ही वे पत्थर को हटाने लगे, अचानक हवा तेज हो गई, आसमान में बादल घिरने लगे और अंधेरा और भी गहरा हो गया। चारों ने महसूस किया कि कोई उनके बहुत करीब है। तभी अचानक चुड़ैल की भयानक चीख हवा में गूंजने लगी। सफेद साड़ी में लिपटी वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए अजीब ढंग से फड़फड़ा रहे थे। विक्रम ने कांपते हुए कदम पीछे खींचे। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हंसी और भी जोरदार हो गई। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और विक्रम के पास आकर रुक गई। तभी पंडित शिवदत्त ने तेजी से मंत्रोच्चार शुरू किया। उन्होंने अपने हाथों से तांत्रिक का मंत्र पत्थर के नीचे से निकाला और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल अब और भी गुस्से में आ गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से हवाओं को तेज कर दिया और ऐसा लगा जैसे चारों लोग हवा में उड़ने वाले हों। रमेश, शिव और अरुण ने मिलकर पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर टूटा, चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर से सफेद धुएं का गुब्बार निकलने लगा। उसकी आंखें लाल से काली हो गईं और उसकी हंसी रुक गई। पंडित शिवदत्त ने उसी वक्त मंत्र को जलाने का आदेश दिया। रमेश ने जलती हुई मशाल से मंत्र के कागज को आग लगाई। जैसे ही मंत्र जलकर राख में तब्दील हुआ, चुड़ैल ने एक अंतिम चीख मारी और फिर धीरे धीरे उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वह हवा में बिखरने लगी और उसकी आंखों में पहली बार एक शांति की झलक दिखाई दी। वह कुछ पलों के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ मिल गया है। और उसके बाद वह पूरी तरह से गायब हो गई। आसमान अचानक साफ हो गया, हवा शांत हो गई और चारों लोग एक अजीब सी शांति महसूस करने लगे। चुड़ैल की आत्मा के शांत हो जाने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अब रात में किसी को कोई चीखें सुनाई नहीं देती थीं और पीपल का पेड़ भी अब आम पेड़ की तरह लगने लगा। रमेश, अरुण, शिव और विक्रम ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी राहत महसूस की, लेकिन इस पूरी घटना ने उन्हें जीवन का एक बड़ा सबक सिखा दिया था। इंसान को कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, वरना वह अन्याय कभी न कभी लौटकर बदला जरूर लेता है। पंडित शिवदत्त ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी लोगों ने हिस्सा लिया। यह पूजा चंपा की आत्मा की शांति के लिए थी, ताकि वह अब सुकून से रह सके। इस घटना के बाद गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने तय किया कि वे अब किसी भी तरह के अन्याय को सहन नहीं करेंगे और हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। विक्रम ने अपने अपराध को स्वीकार किया और उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने अपनी बाकी जिंदगी गांव के कल्याण में बिताने का निर्णय किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। रमेश, अरुण और शिव भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वे इस घटना को कभी नहीं भूले। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि डर सिर्फ हमारी कल्पना में नहीं होता, बल्कि कभी कभी वह सच्चाई का रूप भी ले सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी चुड़ैल का भूत, जिसमें गांव वालों ने एक सच्चे डर और रहस्य का सामना किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्याय का अंत कभी अच्छा नहीं होता और कभी कभी जो दिखता नहीं है वो हमारे आसपास होता जरूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप बीती चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और ध्यान रखें कि हर कहानी में कुछ सच्चाई छिपी होती है।
धन्यवाद।